Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic, that is Maxwell-Boltzmann distribution. बच्चे पहली बात तो इस टॉपिक से एसएच इसका डेरिवेशन इसके सिर्फ हमें पोस्टुलेट समझने हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बेस पे काफी बड़ा हायर लेवल पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमें इसके रिजल्ट से मतलब है, डेरिवेशन कैसे हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। इसके पोस्टुलेट्स हैं कि इस मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, अभी बताऊंगा कि उसने हमें क्या बताया, क्या इन्फॉर्मेशन दी। 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर है, वहां पर भी आपकी काफी हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंडिंग की कोलिजन थ्योरी वो इसी के बेस है कि कोलिजन सबसे पहले थ्योरी दिखी है कोलिजन थ्योरी, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है कि किस तरीके से उसका रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे या कोई भी हो, वहां पर हमें टेम्परेचर रिस्पेक्ट में पढ़ना है तो ध्यान रखना चाहिए। तो हम वन बाय वन एक बार चारों पोस्टुलेट्स को एक बार ध्यान से समझते हैं। फिर इसके बेस पे हमें 3 टाइप की वेलोसिटीज दी गई, मोस्ट वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड आरएमएस वेलोसिटी। तो वो तीनों डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले एक बार हमें ये डिस्कस करते हैं। देखो मुझे पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि गैस पार्ट जो कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल बच्चे वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। सेम बात हमारी किसने कहा थी, कही थी केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने यही बोला था हमें कि गैस पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इक्वली मूव कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर मोशन। जिस दौरान वो मूव कर रहे होते किसी भी कंटेनर में, एक तो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते, वहां हम बात करेंगे ड्यूरिंग देयर मोशन कि जब वो मोशन करते वो चल रहे होते किसी भी स्पीड से चल रहे होते हैं तो वो एक दूसरे देन दे कोलाइड विद वन अनदर, अपने साथ एक दूसरे साथ कोलाइड करते हैं, साथ में कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। इसी वजह से हमें याद होगा हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये भी बोला था कि इसी वजह से हमारा एक प्रेशर जनरेट होता है, उसी प्रेशर को हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट डे। ड्यू टू दिस कोलिजन, इसी कोलिजन की वजह से बच्चे किसी भी जब भी कोई दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो ये सब बिल्कुल सीधी सी बात है कि हर मॉलिक्यूल की डायरेक्शन भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी। ड्यू टू कोलिजन द स्पीड एंड द डायरेक्शन, जब भी वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनकी स्पीड भी उनकी डायरेक्शन भी दोनों की दोनों चेंज होंगी, मॉलिक्यूल्स गोज ऑन चेंजिंग, हेंस द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, जिस वजह से स्पीड डिफरेंट होगी। ध्यान रखना हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बोला था कि स्पीड क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि हमने क्या माना था, इलास्टिक कोलिजन माना था, लेकिन ये उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी जो बहुत ठीक थी काफी हद तक। तो हेंस द इसी वजह से इक्वेशन इसी इन्होंने ही काफी हेल्प करी हमारी किसमें, वन टू वॉल इक्वेशन को डिराइव करने में। हेंस द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी। कि हो सकता है रेंज, जैसे क्लास के अंदर 3 टाइप के स्टूडेंट है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक मिडिल रेंज है और एक बिल्कुल ही जो बिल्कुल डफर है, मतलब बहुत कमजोर है, डफर भी बहुत कमजोर है। तो उसी तरीके से हर एक कर्व बनाएंगे 3 टाइप की वेलोसिटीज के अंदर, जितनी भी वेलोसिटी बनी उन वेलोसिटीज को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, जो आगे भी देखते हैं। दूसरी बात, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड अमंग द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हम कोई टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो वो तीनों स्पीड सेम रहेगी, मींस वो चेंज नहीं होगी, एक कर्व बनेगा, वो कर्व सेम रहेगा उसी टेम्परेचर पे। हाँ, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो कर्व शिफ्ट हो जाएगा। एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँ कि सपोज करो ये हमारा टेम्परेचर कर्व है, ये आपका 12th में है, लेकिन हमें काफी हद तक इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चे। ये डेल्टा n बाय n क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, जो हम अभी आगे डिस्कस करना है। मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन ने एक प्लॉट ड्राइव किया, प्लॉट में ग्राफ ड्रॉ किया, किसके भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में हैविंग डिफरेंट स्पीड्स, और एक कर्व हमें मिला। लेकिन पहले से पहले टेम्परेचर के साथ अगर हमारा रिलेशन होता तो टेम्परेचर के साथ उसने कर्व बनाया, तो बोला कि एक कर्व बना ऐसे, ठीक है। और ये किसी टेम्परेचर T2 पे क्या है, सेम है, किसी टेम्परेचर T1 है, अगर कोई टेम्परेचर क्या है T1 है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ग्राफ इस तरीके से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मींस अगर ये वाला ग्राफ मेरे T1 पे है तो ये ग्राफ क्या है T2 पे, और यहाँ पर T2 ग्रेटर देन T1 है, बिल्कुल सेम ग्राफ बचे। तो इस ग्राफ को हमें 12th में स्टडी करना है। यहाँ पर हमारा एसएच को ज्यादा नहीं डील करना है इससे, लेकिन हमें अब 4th पॉइंट से दूसरा ग्राफ आएगा, उसे हमें समझना। तो 4th क्या कहता है कि जो मैक्सिमम ग्राफ बनाया इसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में और डिफरेंट स्पीड्स में। यहाँ पर हमें टेम्परेचर लिया है, लेकिन आपके 11th में यहाँ पर हमें क्या लेना है, स्पीड है। तो ये ग्राफ भी है जो आप 12th में ही डिस्कस करोगे, अभी ऐसे हमें ज्यादा नहीं डिस्कस करना है इसे। तो हम 4th पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए बच्चे। फिर हमें वहां पर ऐसे ही हमें 3 वेलोसिटी मिलती है, यहाँ से उन्हें डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, एक ग्राफ आया हमारा, क्या एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चे हम। यहाँ पर क्या बच्चे, मोलिकुलर स्पीड होगी, मोलिकुलर स्पीड या वेलोसिटी, मोलिकुलर स्पीड और वेलोसिटी। और यहाँ पर क्या बच्चे हमारा डेल्टा n अपॉन n मींस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स।
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये ग्राफ हमारा है। तो यहां से हमें ग्राफ मिला और ग्राफ क्या था बच्चे हमारा इस तरीके से एक ग्राफ था। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमें ग्राफ मिला। यहां पर हमें देखो क्या मिला, देखो ध्यान से बच्चे, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शंस थे, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास किस टाइप की वेलोसिटी, देखो तीन वेलोसिटी मिली, उसमें फर्स्ट वेलोसिटी थी हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बोल देते हैं इसे, और वेलोसिटी बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं तो भी चलेगा, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है हमें। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सेकंड टाइप की वेलोसिटी हमारी क्या थी बच्चे, एवरेज वेलोसिटी थी। और थर्ड टाइप की बच्चे हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम आरएमएस बोलते हैं, आरएमएस वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक ही बात है। तो देखो इधर बच्चे, तो इन्होंने क्या बोला, हमें क्या मिला जब हमने उसकी स्टडी करी, मैक्सवेल ने जब स्टडी करी उससे क्या मिला कि मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स थे या वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे क्लास के अंदर, वो एक एवरेज स्पीड सी थी। एवरेज में नहीं बोलूं, मतलब सबसे क्या है, सबसे कम वेलोसिटी, देखो ध्यान से देखना, सबसे कम स्पीड होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल की। तो ये हमारी क्या है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल। तो ये ग्राफ किसका हमारा मोस्ट प्रोबेबल, एमपीएस ग्राफ बचेगा, मोस्ट प्रोबेबल को एमपीएस या एमपीवी लिखते हैं, एक ही बात, अगर स्पीड है तो ऐसे लिखते हैं, नहीं तो वेलोसिटी। तो हमें क्या मिला, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके थे, जिनके पास क्या थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी। हमें सबसे ज्यादा वो मॉलिक्यूल्स मिले जिनकी स्पीड तो कौन सी थी, मोस्ट प्रोबेबल, हालांकि वो कम थी ज्यादा। आगे देखो फिर हमें कौन सा मिला, देखो ध्यान से, फिर हमें कौन सी मिली ग्राफ, फिर सेकंड पॉइंट हमें क्या मिला, हल्के से कम मॉलिक्यूल लेकिन उनके पास कौन सी वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी थी। और नेक्स्ट बच्चे जो हमारे लास्ट में फिर डिस्कस रहती है जो हमारी रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे हायर स्पीड किसकी थी, सबसे कम मॉलिक्यूल से लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड किसकी थी, कौन सी थी, रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वेलोसिटी। तो ये हमें ऐसा ग्राफ मिला। तो अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा वेलोसिटी की स्पीड किसकी है, आरएमएस की, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल, सबसे कम मॉलिक्यूल किसके थे, रूट मीन स्क्वायर, सबसे ज्यादा स्पीड थी रूट मीन स्क्वायर। मतलब अगर मैं बोलूं 10, तो 10 इसकी वैल्यू 10, 8, 5, 8, 10, मतलब सबसे कम स्पीड जो वैल्यू थी, जो मैग्नीट्यूड था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। लेकिन इतनी मैग्नीट्यूड या ये वाली वैल्यू रखने वाले बच्चे बहुत ज्यादा थे, या बहुत मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा थे। तो ये मतलब है हमारा यहाँ पे इससे। तो फिर अब हम समझते हैं बच्चे हमने क्या स्टडी किया, तो कुछ पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, देखो ये पोस्टुलेट्स जो हमें डिस्कस करने थे। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने सिंपली ये बोला कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो बोला अगर जिसकी स्पीड ज्यादा थी तो और ज्यादा हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लेकिन अगर किसी की स्पीड कम है तो और कम हो जाएगी स्पीड। मतलब टेम्परेचर से जिनकी ज्यादा स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी, कम है तो और कम हो जाएगी। सिंपली हमने ये बोला था, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो एक बार मैं डिस्कस कर लेते हैं इसके 2-3 पॉइंट और। Now students, we are going to discuss some 2 important points. तो फर्स्ट पॉइंट बच्चे इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बोला कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है डेल्टा n अपॉन n है, वो मॉलिक्यूल्स के पास मतलब जो फ्रैक्शंस है वो ज्यादा स्पीड रखने वाले भी कम है और कम स्पीड रखने वाले भी कम है। सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स the fraction of molecules with very low or very high velocity, the fraction of molecule with very low or very high velocity is very small, बहुत कम है। ऐसे मॉलिक्यूल बहुत कम है जिनके पास बहुत ही कम वेलोसिटी थी या बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी थी। तो सिंपली मैंने बोला, लेकिन 3 टाइप के वेलोसिटी, उन 3 के अलावा बहुत कम और बहुत ज्यादा,
द फ्रैक्शन मॉलिक्यूल इज वेरी लो और वेरी हाई वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम थे जिनके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी थी या बहुत कम थी। सिंपली इसमें ये बोला कि अगर आपसे ये बोला जाए कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास कौन से टाइप की वेलोसिटी हो, आपको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल वेलोसिटी। तो सिंपली नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, सिंपली नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मोस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ molecules, the maximum fraction of molecules possesses a velocity, उस velocity का नाम है possesses a velocity called most probable velocity, possesses a velocity called most probable velocity। अब बच्चे हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं, अब हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं। वो पॉइंट्स क्या है कि जो अभी हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देखी, अभी हमने एवरेज वेलोसिटी देखी, हमने क्या देखा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखी, ये तीनों वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से कैलकुलेट करनी है वो हम एक बार देख लेते हैं। जल्दी से देखो, वी आर गोइंग टू डिस्कस these three types of velocity which are commonly found one by one. Then first type of velocity is most probable velocity। तो देखो बच्चे क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, द स्पीड पोजेस्ड बाय दी, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द स्पीड और वेलोसिटी possessed by the maximum fraction of molecules, possessed by the maximum fraction of gaseous molecules at a particular temperature is called most probable velocity। बच्चे देखो ऐसा इनका कोई यूनिफाइड सिंबल नहीं है। आप डिफरेंट बुक्स में देखो तो आपको डिफरेंट सिंबल्स मिलेंगे, लेकिन आप सिंपली एक कॉमन ये यूज कर सकते हो, UMP यूज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबल मतलब होता है। जब कुछ बुक्स में सडनली अल्फा ही लिखा होता है, लेकिन अल्फा मैंने बहुत सिंपल RMS से लिखा तो कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है अल्फा। तो आप अल्फा लिखो, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है आपकी 2RT/m √2RT/m। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो बच्चे आपके लेवल पे नहीं है, ये आप जब हायर क्लास में MSc में जाओगे, BSc MSc में ये फॉर्मूले का डेरिवेशन वहां ही से है, बहुत लंबे डेरिवेशन है। आपके सिलेबस में सिर्फ आपको रिजल्ट से ही मतलब रखना है, इससे ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। R की वैल्यू, R क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका केल्विन में होगा, m यहां पर मोलिकुलर मास है, m इज हियर मोलिकुलर मास, m इज हियर मोलिकुलर मास ऑफ गैस। और T क्या मीन है यहाँ आपका टेम्परेचर, T क्या आपका यहाँ पे टेम्परेचर, और R क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी 8.31 वैल्यू होती है आपकी जूल्स में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर आपको कभी एग्जाम में निकालना हो तो आप इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चे एवरेज का मतलब आप समझते हैं कि टोटल वैल्यू नंबर को हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो नेक्स्ट बच्चे आपकी एवरेज वेलोसिटी, इस पे अच्छे खासे पढ़ाई चलाते हैं बच्चे, ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चे, द एवरेज जितनी भी डिफरेंट टाइप की स्पीड थी अगर हम एवरेज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो आप सिंपली क्या बोलते हैं एवरेज ऑफ the average of the different speed of the molecule, the average of the different speed of the molecules, speed of all the molecule groups, simply all the molecules present in a sample
जिसे आपने कंसिडरेशन लिया है, प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ ए गैस, प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ ए गैस, इन ए सैंपल ऑफ ए गैस, ये भी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होगी, कॉल्ड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। जैसे आपको देखो यूनिवर्सल सिंबल तो कोई ऐसा नहीं है सॉरी, तो आप सिंपली याद रखिए ए भी लिख सकते हो, सिंपली एवरेज वेलोसिटी, या इसे यू से भी सिंपली आप इसे यू से भी नोट करते जनरली। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ से यू एवरेज का फॉर्मूला तो देखो जो बच्चे ये होता है आपका 8/π/RT/n। लेकिन कई बार जब न्यूमेरिकल आता है तो आप कैसे निकालोगे, तो आप सिंपली आप ये समझ सकते हो, एक तरीका और लेट u1 u1 u2 u3 आपकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी आर डिफरेंट वेलोसिटी आर दी डिफरेंट वेलोसिटी, या सिंपली लिख देते हो आर इंडिविजुअल वेलोसिटी, जो कि हर एक की अपनी आर इंडिविजुअल वेलोसिटी। देखो अगर आपको ये पता लगाना हो कि कितने मॉलिक्यूल्स की है, तो आप वहां पर n यूज कर आर u1 आर द इंडिविजुअल वेलोसिटी, आर द इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। तो यहां से आपका आंसर क्या जाएगा, u एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3, और अगर इससे ज्यादा है और n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जिनके पास ये वेलोसिटी है, जिनके पास ये वेलोसिटी से अगर मान लो 4 मॉलिक्यूल तो 4 लिख देंगे, 3 थे तो 3 पुट कर देंगे, सिंपली यही है आपका। लेकिन अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल है ऐसे जिनके पास u1 है, 20 मॉलिक्यूल ऐसे ही u2 है, 40 मॉलिक्यूल ऐसे ही u3, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम एक और वे में भी लिख सकते हैं, और कैसे यूज कर सकते हैं इसे, कि if u1 is the velocity possessed by the n1 molecules, comma u2 velocity by n2 and so on। अगर इस तरीके की तो आप कैसे निकालोगे इसे, u एवरेज इज इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 एंड सो ऑन, आप इसे यूज करोगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, n1 प्लस n2 प्लस n3, आपका ये इक्वेशन भी यहाँ से आ जाता है। तो इसे एक बार चेक करिए। तो बच्चे नेक्स्ट टाइप की वेलोसिटी क्या है आपकी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। थर्ड एंड लास्ट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बच्चे समझिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है। सिंपली सबसे पहले इसको हम उल्टा करते हैं, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज करेंगे, मीन निकालेंगे, फिर उनका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो सिंपली आप इसे इसकी डेफिनेशन आप इसके नाम से ही निकाल सकते हो। तो आपका उसका द स्क्वायर रूट ऑफ द गैस ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ दी, हम पहले इसके अंदर मुझे क्या करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं वेलोसिटी का, फिर मीन निकालते हैं, फिर रूट करते हैं। तो सिंपली इसको उल्टा ही लिखना होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ। अब हम लोग देखो, सबसे पहले मैंने स्क्वायर लिखा, फिर मैंने मीन निकाला, और फिर क्या किया, स्क्वायर का हमने क्या निकाला, फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट of the different speeds speed of the molecule।
क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट भी होता है, क्यूब रूट भी होता है, तो सिंपली मैंने इसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है। कि देखो मैंने उल्टा लिखा है, पहले लिखा स्क्वायर किया, फिर मीन किया, फिर रूट किया। देखो द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलिक्यूल्स, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। अब समझते से कैसे निकालना है। इसका भी सिंपली कुछ नहीं होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो आप, यू आर एम एस से, सिंपली मैं इसे यही लिख देता हूँ, यू आर एम एस से डिनोट कर देते हैं, और सिंपली इसे वी से भी डिनोट कर देते हैं, इसे सिंपली वी से भी डिनोट कर देते हैं। तो देखो इधर इसको कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं ये बोलता हूँ लेट u1 u2 u3 आर द डिफरेंट, आर द इंडिविजुअल्स, are the individual velocity, are the individual velocity of the n molecules। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, हमें देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यू आर एम को ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं करूंगा हर वेलोसिटी का करूंगा स्क्वायर, तो मैं करूंगा u1 प्लस u2 प्लस u3, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्क्वायर, क्लियर, मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मीन निकालना है। मीन के लिए करते हैं डिवाइड बाय n, और फिर लास्ट में करना है मुझे स्क्वायर, फिर आपको लास्ट में करना है स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसे निकालोगे। दूसरा तरीका वही है कि बच्चे, अगर मैं ये बोलता हूँ, दूसरा तरीका क्या है, अगर u1 स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स के पास है, n1 के पास है, u2 किसके पास है, n2 के पास है, n3 है, तो कैसे निकाल सकते हो इसको, और दूसरे तरीके से क्या निकाल सकते हो, u RMS इज इक्वल टू n1 u1 का स्क्वायर, n1 u1 का स्क्वायर प्लस n2 u2 का स्क्वायर, n2 u2 का स्क्वायर आपका, और फिर क्या हो जाएगा बच्चा आपका, प्लस u2 का स्क्वायर, n3 u3 का स्क्वायर इज सो ऑन, एंड डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, आपका चलता रहेगा। दूसरी चीज बच्चे आप इसे क्या बोल सकते हो, ध्यान, दूसरी चीज आप इसे क्या बोल सकते हो, दूसरा तरीका बोला तो हम बात ही कर रहे थे यू आर एम एस। हम किसी टेम्परेचर पे स्पेसिफिक निकालते हैं, अगर हमें डिफरेंट वेलोसिटी दी है तो तीन के वाले फॉर्मूले यूज करोगे। अगर हमारा सिर्फ टेम्परेचर कोई ऐसे सिर्फ मॉलिक्यूल मास दिया गया है तो आप कैसे निकालोगे, तो आपका फॉर्मूला 3RT/m, 3RT/m। अब आप लोगों को पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आपका nRT होता है, तो सिंपली से क्या लिखते हो, आपको क्या पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, nRT का मैं 1 मोल लूं तो क्या होता है आपका RT, तो RT जब मैं पीवी लिख सकता हूं तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 3pv/m। अब आपको पता है बच्चे डेंसिटी क्या होती है, रो क्या होती है आपकी, मास बाय वॉल्यूम, तो सिंपली वॉल्यूम ये है मास, तो इनवर्स में डेंसिटी का 3p/रो भी हो सकती है, तो ध्यान रखना ये चीज आपको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चे देखो, नेक्स्ट क्या चीज है जो हमें डिस्कस करनी है, अगर आपसे एग्जाम में कुछ लेवल शुरू से रिलेशनशिप आप डिस्कस करते हैं, एक बार देखो about the relationship between most probable, इसको सिंपली आप सिंपल से यूज करते हैं, UNP, URMS। अगर आपको इंडिविजुअल रिलेशन बताना है तो कैसे निकालोगे, तो बच्चे आपको सबसे पहले हमें क्या पता है, यू मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है बच्चे आपका, यू मोस्ट प्रोबेबल होता है आपका 2RT/m अंडर रूट m इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपका क्या होता है बच्चे, यहां से आपको क्या होता है, यू एवरेज क्या बच्चे आपका 8/π RT/m। नेक्स्ट आपको क्या पता बच्चे, आपको यू RMS कितना होता है आपका 3RT/m, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट देखो बच्चे, अब आप लोगों को क्या पता है कि इन दोनों अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो क्या निकलेगी बच्चे, अब आपको अगर आप यहां से रेशियो निकालना चाहो क्या, यू मोस्ट प्रोबेबल, यू एवरेज, यू RMS, क्या हो जाएगा बच्चे आपकी ये 2RT/m 8/π RT/m और 3RT/m। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से ये रेशो
कट जाएगी, यहाँ से RT में कट जाएगा तो क्या बनेगा आपका रेशियो क्या आ जाएगी √2 रेशियो √8/π। ठीक है, आप लोग इसे देखिए। नेक्स्ट बच्चे आपको इनके बारे में रिलेशन भी पता होना चाहिए। क्या, अगर मैं इसे पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर देता हूँ और डिवाइडिंग √2 तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 रेशियो 1.128। एग्जाम में पेपर ना एमसीक्यू की फॉर्म में से पूछा जाता है। एग्जाम्पल चाहिए 1.224। आपको इनके बारे में रिलेशन कई बार मैंने एग्जाम में ये रेशियो पूछी जा चुकी है आप लोग की। नेक्स्ट बच्चे आपको इनके आपस के रिलेशन भी पता होना चाहिए। वो क्या होती है बच्चे, देखो आप सोच के देखिए, अगर आपको क्या निकालना हो, अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल और आरएमएस में, अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल में और आरएमएस में अगर आपको रिलेशनशिप डिराइव करना हो, मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है आपका यूएमपी इसी आपका क्या होता है बच्चे 2RT/n, और आपको इसका किसी बीच में निकालना आपको यूआरएमएस। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको RT/n। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद क्या बनेगी यूएमपी, यहाँ से आपके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा यूएमपी इज इक्वल टू 2/3 यूआरएमएस। इसे जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपका सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.816 यूआरएमएस। मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ था तो ध्यान था। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आपको इसी तरीके से आपको एवरेज के बीच में और आरएमएस में निकालना हो, यू एवरेज और यू आरएमएस में आपको रिलेशनशिप निकालना हो, तो करीबन आपका 0.9213 इसी तरीके से मैंने पहले निकाला, इसी तरीके से आप पहले बार निकालोगे। नेक्स्ट बच्चे, अगर आपको यू आरएमएस इसको उल्टा कर दो, वैसे यू आरएमएस में और यू एवरेज में निकालो। ये वजह क्या होता है, मान लो आपने एक वैल्यू निकाली यू आरएमएस कहां से, इस वाले फॉर्मूले से, यहां से। अब आपको क्या चाहिए, आपको एवरेज चाहिए, तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, लेंथी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग ये सब तरीके अपनाते हैं। 1.086 तो इसे आप लोग ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए काफी, थैंक यू।